हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा के अनदर यूट्यूब चैनल एग्जाम धुन में। दोस्तों, जूनियर शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन और यूपी ट्रिपल एससी पेट की लगातार प्रिपरेशन आपको करवाई जा रही है। ऐसे में मॉडल पेपर 36 आपके सामने प्रस्तुत है। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। और जो शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हैं वे अभ्यर्थी ध्यानपूर्वक आगे की इन्फॉर्मेशन को सुनें। इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लाए हैं प्लस कोर्स। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो घर बैठे फेवरेट एजुकेटर के माध्यम से पढ़ने का मौका मिलेगा। कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन होगी, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, एग्जॉस्टिव कवरेज होगा पूरे सिलेबस का, फ्री टेस्ट सीरीज प्रोवाइड होंगी, फ्री मॉक टेस्ट आपको मिलने हैं वीकली। अगर देखा जाए तो बिग न्यूज है, 80% जो सीटेट, यूपीटेट और स्टेट टेट है उनके सब्सक्रिप्शन प्लान में आपको छूट मिल रही है। 6 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको 699 में, 12 महीने का 899 में। यूज करिए हमारे रेफरल कोड EM टेट को 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट पाने के लिए। दोस्तों, अगर बात करें DSSB, सुपर टेट, KVS, NVS, APS के सब्सक्रिप्शन प्लान्स भी यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं और इनके प्राइसेस यहाँ पर दे दिए गए हैं। साथ में देखा जाए तो एम रीड सितंबर 2021 कंप्लीट बैच कोर्स स्टार्ट हो गया है 8 जुलाई से। 80% डिस्काउंट है सारे प्राइसेस पर। 6 महीने का 699 में, 12 महीने का 899 में। तो यूज करिए हमारे रेफरल कोड EM टेट को, 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा और साथ ही साथ फ्री लाइव क्लासेस, टेस्ट, क्विजेस में पार्टिसिपेट करने का मौका भी। ज्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, चेकआउट कर। दोस्तों, मॉडल पेपर 35 को हमने यहाँ पर एंड किया था। 21 क्वेश्चन अब लेंगे कि नेपाल की मुद्रा है। तो दोस्तों, नेपाल की मुद्रा क्या है? तो ये दोस्तों रुपया है। नेपाल की मुद्रा क्या है दोस्तों? रुपया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोग सोचते हैं कि इसका टका होगा या रुपया होगी या डॉलर होगी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। नेपाल की मुद्रा भी रुपया है। अगर बात करें तो पाकिस्तान, श्रीलंका, मॉरिशस, सेशेल्स की मुद्राओं को भी रुपया कहते हैं। इंडोनेशिया की मुद्रा जो है वो रुपया है। ये रुपया कहाँ की है? इंडोनेशिया की। कहाँ की दोस्तों? इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया की मुद्रा आपकी जो है रुपया है। और जबकि मालदीव की मुद्रा जो है वो रूफिया है। मालदीव की क्या है मुद्रा? रूफिया। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल कौन सा है? कनाडा का है, चीन का है, या यहाँ पर हम बात करें रूस का या USA का? दोस्तों, थोड़ा सा अभी क्लियर होगा, ये टेंशन ना ले। ये तो दोस्तों 22 नंबर का सही जवाब अगर देखूं तो ऑप्शन नंबर डी दिए हुए विकल्पों में सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है वो रूस का है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित है? तो फ्रंटियर गांधी ये पद दोस्तों सुशोभित करते हैं खान अब्दुल गफ्फार खां महोदय। ठीक है, इनको फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत के स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? 24वां क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आगरा का किला सही जवाब है। आगरे के किले को विश्व विरासत के स्थलों की सूची में शामिल कर लिया गया है। फिर है यहाँ पर ये क्वेश्चन ऑब्सोलीट हो चुका है, प्रचलन से बाहर है। अगला लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सितार के साथ संबंधित नहीं है? तो सितार वादन के साथ संबंधित नहीं है दोस्तों। यहाँ पर बात करें तो अमीर खुसरो, रविशंकर और विलायत अली खां ये जो है सितार से संबंधित कलाकार हैं, जबकि उस्ताद अलाउद्दीन खां ये सितार से संबंधित नहीं हैं। ये दोस्तों सरोद वादक हैं। कौन से? सरोद वादक हैं दोस्तों। तो इस वजह से ये क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर है, संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव था। बढ़िया क्वेश्चन है। अगर बात की जाए दोस्तों तो संयुक्त राष्ट्र नॉर्वे के त्रिग्वेली संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे। ठीक है, कौन थे? नॉर्वे के त्रिग्वेली। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको एक बढ़िया सा क्वेश्चन मैं और बता दूं। अमीर खुसरो से रिलेटेड यहाँ पे फैक्ट है
अमीर खुसरो को तूतिए हिंद यानी कि भारत का तोता भी कहा जाता है। यह सितार और तबला के आविष्कार का श्रेय भी धारण करते हैं। ठीक है, और अमीर खुसरो सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य भी थे, और इनका जो मूल नाम था अमीर खुसरो का मोहम्मद हसन था, और इनका जन्म उत्तर प्रदेश, हमारे उत्तर प्रदेश के पटियाली यानी कि उत्तर प्रदेश के बदायूं के पास में हुआ था। दिल्ली सल्तनत काल के शासनकाल बलबन से लेकर मुहम्मद गयासुद्दीन तुगलक तक के ये दरबार में रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये बढ़िया क्वेश्चन है और इसका मैंने एक्सप्लेनेशन भी आपको दे दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर है ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे के टर्मिनल हैं। 29 क्वेश्चन है। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रेलवे मार्ग है। यह पूर्व में स्थित सिडनी को पश्चिम में स्थित पर्थ शहर से जोड़ता है। ठीक है, तो इस रेल मार्ग पर मुख्य स्टेशन ब्रोकेन हिल, पीटरबरो, पोर्ट आगस्टा, कालगुरली और कूलगार्डी हैं। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया का जो कूलगार्डी है वो विश्व प्रसिद्ध सोना उत्पादक क्षेत्र है। तो इस लिहाज से दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? पर्थ और सिडनी। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे के टर्मिनल क्या हो जाएंगे? पर्थ और सिडनी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन कायांतरित शैल हैं? दोस्तों कायांतरित या रूपांतरित चट्टानों की बात करें, मेटामॉर्फिक रॉक्स का निर्माण आग्नेय और परतदार चट्टानों की बनावट, रूप, रंग, आकृति आदि के परिवर्तन के फलस्वरूप होता है, और इन चट्टानों में कायांतरण अत्यधिक दबाव, ताप और रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा होता है। अगर बात करें तो सिस्ट, नीस, संगमरमर, क्वार्टजाइट, ग्रेफाइट ये कायांतरित चट्टानों के प्रकार हैं। तो कायांतरित शैल को कौन से हो जाएंगे दोस्तों? 30 नंबर का नीस और सिस्ट। नीस और सिस्ट इसमें कायांतरित शैल है। अगला क्वेश्चन है वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अभिवहन। वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहेंगे? अभिवहन। देखिए वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप का स्थानांतरण अभिवहन कहलाता है। लंबवत संचलन की अपेक्षा वायु का क्षैतिज जो संचलन है वो सापेक्षिक रूप से अधिक महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों अगर हम बात करें तो उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में विशेषतः उत्तरी भागों में गर्मियों में चलने वाली स्थानीय पवन जो है वो लू कहलाती हैं। इसके जुड़े हुए ये फैक्ट्स हैं, और लू इसी अभिवहन का परिणाम होता है। विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? इसका सही जवाब फटाफट आपको देना है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ब्राज़ील। 32 का क्या है? बी करेक्ट है। विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का प्रोडक्शन ब्राज़ील करता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन होता है वायुमंडल के ऊपरी स्तरों में विद्यमान ओजोन अवशोषण करती है पराबैंगनी सौर विकिरण का। 33वें का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगला लेते हैं। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? 34 नंबर है, ये इसका सही जवाब है दामोदर नदी। भारत की जो पहली बहुउद्देशीय परियोजना है उसका निर्माण दोस्तों किस पर हुआ है? दामोदर नदी पर। देखा जाए तो 7 जुलाई 1948 को भारत सरकार ने एक कानून बनाकर दामोदर घाटी का सर्वांगीण विकास करने के लिए दामोदर घाटी निगम यानी कि डीवीसी की स्थापना की थी, और भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण दामोदर नदी पर ही किया गया था। दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में हुगली की सहायक नदी है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अक्सर पूछा जाता है। और इस नदी को अपनी भयंकर बाढ़ों के लिए पश्चिम बंगाल का शोक भी कहा जाता है। पश्चिम बंगाल का शोक क्या कहा जाता है दोस्तों? दामोदर नदी। दोस्तों लगे हाथ अगला क्वेश्चन लेते हैं नदियों से रिलेटेड ही। किस नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं? 35 क्वेश्चन, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन, और इसका सही जवाब है गोदावरी। किस नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं दोस्तों? गोदावरी नदी को। अगर देखा जाए दोस्तों तो महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्रंबक गांव की एक पहाड़ी से निकलने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी
65 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसको दक्षिण गंगा अथवा वृद्ध गंगा के उपनाम से जाना जाता है। तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो देखा जाए दोस्तों तो रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध नदी है यहाँ पे कोसी नदी। कौन सी नदी? कोसी नदी। इसको आप कोसते ही रहोगे। फिर है ऊंचे क्षेत्रों में लैटेराइट मृदा की रचना होती है, 37 नंबर, और इसका सही जवाब है अम्लीय। ऊंचे क्षेत्रों में लैटेराइट मृदा की रचना होती है क्या? अम्लीय। अगला है निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? सह्याद्री। तो 38वें का सही जवाब है पश्चिमी घाट को। पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वतमाला भी कहते हैं। फिर है बादल वायुमंडल में तैरते हैं अपने निम्न ताप के कारण, निम्न वेग के कारण, अल्प दाब के कारण या अल्प घनत्व के कारण। तो दोस्तों इसका सही जवाब है कि बादल वायुमंडल में तैरते हैं अपने अल्प घनत्व के कारण। फिर है भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा था? तो दोस्तों अगर पहले परमाणु संयंत्र की बात करें तो ये तारापुर में था। ठीक है दोस्तों, तारा में। देखिए अमेरिका के सहयोग से 1972 में महाराष्ट्र में स्थापित तारापुर परमाणु विद्युत संयंत्र भारत का प्रथम विद्युत संयंत्र है। इस संयंत्र में अमेरिका से आयातित व संवर्धित यूरेनियम का प्रयोग ईंधन के रूप में किया गया था और इस विद्युत ग्रह के लिए आवश्यक ईंधन की आपूर्ति अंतिम समय तक अमेरिका के द्वारा ही की जाएगी। राजस्थान में 1972 में स्थापित रावत भाटा परमाणु संयंत्र भारत का दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र है। ठीक है दोस्तों, ये इसकी एक्सप्लेनेशन होगी। फिर है नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त हैं राजनीतिक अधिकार, मौलिक अधिकार की विधिक अधिकार या सिविल अधिकार। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा विधिक अधिकार। चाहे वो नागरिक हों चाहे विदेशी हों, दोनों को विधिक अधिकार यानी कि लीगल राइट मिले हुए हैं। देखिए भारत के नागरिकों को सभी राजनैतिक और नागरिक अधिकार यानी कि सिविल राइट्स प्राप्त हैं, वहीं भारत में विदेशियों को कुछ ही राजनैतिक और नागरिक अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, और देखा जाए तो संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है। और मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है दोस्तों, क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, भारत के संविधान के भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का जो मतलब कह लें मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। फिर है मंत्रि परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए मंत्रि परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठकों की अध्यक्षता भारत का प्रधानमंत्री करता है। भारत का प्रधानमंत्री करता है दोस्तों। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों के 3 स्तर यथा मंत्रिमंडलीय, कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री होते हैं। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन हो गई। फिर है गांधी जी का राजनैतिक गुरु किसे माना जाता है? पॉलिटिकल लीडर ऑफ गांधी जी मैंने कई बार डिस्कस किया है, ये गोपाल कृष्ण गोखले महोदय हैं। ठीक है, फिर है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? तो उच्चतम न्यायालय की बात किया गया है तो यहाँ पर 65 वर्ष। ठीक है, फिर है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। कब निलंबित किया जा सकता है दोस्तों? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। फिर है संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष है, फेडरल टाइप के जो शासन है उसका एक गंभीर दोष क्या है दोस्तों? 46 नंबर का सही जवाब है पृथकता का खतरा। संघीय प्रकार के शासन में सबसे बड़ा दोष जो है वो पृथकता का खतरा है। देखा जाए तो संघीय प्रकार के शासन में केंद्र और राज्यों को कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का अपना अपना कार्य क्षेत्र होता है। केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन पर संघ से पृथकता का खतरा हमेशा बना रहता है, जो इस शासन प्रणाली का एक गंभीर दोष है। इस प्रकार के शासन प्रणाली का एक और अनूठा लक्षण यह है कि यह आपातकाल में संघात्मक व्यवस्था को एकात्मक रूप प्रदान करता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? आबादी, प्रशासन, प्रभुसत्ता या क्षेत्र? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों प्रशासन। अनिवार्य तत्व क्या नहीं है दोस्तों?
तो प्रशासन, देखिए जनता, प्रदेश यानी कि क्षेत्र, भूभाग, सरकार और संप्रभुता, राज्य के ये चारों मूलभूत तत्व हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रशासन नहीं आएगा। ठीक है, जनता आएगी, क्षेत्र आएगा, प्रदेश आएगा, सरकार आएगी, ये सब। ठीक है, और संप्रभुता, ये सभी जो है अनिवार्य तत्व हैं राज्य के। तो ठीक है दोस्तों, काफ़ी मस्त क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं इस वीडियो सेशन में। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।